नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। उपचुनाव के दंगल में कौन सा दल किस पर दांव लगाने वाला है, इसके लिए मंथन जारी है। सीएम शिवराज ने तो कह दिया हमारे प्रत्याशी तय हैं, सभी काम पर लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस भी पहली लिस्ट जारी करने के बाद अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट को लेकर दिल्ली में मंथन कर रही है, जिसके लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस के 9 सीटों पर तो सिंगल नाम तय माने जा रहे हैं, लेकिन 3 सीटों पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस में पहली सूची जारी होने के बाद जो विरोध के स्वर उठे थे, वही स्वर दूसरी सूची जारी होने के बाद भी उठने की पूरी संभावना है। हालांकि विरोध तो बीजेपी खेमे में भी नजर आ रहा है, लेकिन उपचुनाव से पहले दोनों दल इस विरोध को कैसे शांत कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। सत्ता के फाइनल में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस हर मोर्चे पर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप को लेकर सियासी माहौल गर्म है, तो दूसरी तरफ उम्मीदवारों को लेकर भी माथापच्ची जारी है। बीजेपी के तो ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशी तय है, बस कुछ ही सीटों पर भाजपा को माथापच्ची करना है। सीएम शिवराज तो खुद कह रहे हैं हमारे प्रत्याशी तय है, सभी काम कर रहे हैं। प्रत्याशियों की घोषणा कब तक करेंगे? हमारे तो घोषित ही है, उसमें क्या दिक्कत है? अधिकृत रूप से अधिकृत ही है, सब काम कर रहे हैं। उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में इस बार कांग्रेस भी पीछे नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस पहले ही 15 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है और अब बाकी बची 13 सीटों पर मंथन करने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अपने 13 प्रत्याशियों की दूसरी सूची 27 सितंबर तक जारी कर सकती है। पार्टी ने 9 सीटों पर सिंगल नाम तय करने की जानकारी दी है। विवाद वाली सीटों पर 2 से 3 नाम रखे गए हैं। राजगढ़ ब्यावरा सीट के लिए दिग्विजय सिंह के साथ कमलनाथ दिल्ली में मशवरा कर नाम फाइनल करेंगे। जानकारी के मुताबिक दिग्विजय सिंह भी शुक्रवार को दिल्ली में रहेंगे और इस दौरान राजगढ़ के ब्यावरा सीट को लेकर नाम तय किया जाएगा। कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी के निधन के कारण ब्यावरा सीट खाली हुई है, लेकिन 3 सीटों पर कांग्रेस में सबसे ज्यादा विवाद के हालात हैं। मेगांव सीट पर बीजेपी से कांग्रेस में आए चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी दावेदारी कर रहे हैं, जिसका विरोध डॉक्टर गोविंद सिंह कर रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह अपने भांजे राहुल लोधी को यहां से टिकट दिलाना चाहते हैं। वहीं कमलनाथ विवाद को निपटाने के लिए हेमंत कटारे को टिकट देने की कोशिश में हैं। बदनावर सीट भी कांग्रेस के लिए मुश्किल बन गई है। कांग्रेस पार्टी को यहां से बीजेपी के बड़े नेता भंवर सिंह शेखावत की हरी झंडी का इंतजार है। उसके बाद पार्टी कोई फैसला लेगी। तीसरा बड़ा पेंच बड़ा मलहरा सीट को लेकर फंसा हुआ है। बड़ा मलहरा सीट पर यादव को टिकट दिए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी पशोपेश में है। अगर मुंगावली सीट पर यादव को टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी बड़ा मलहरा सीट पर किसी यादव की जगह लोधी चेहरे को मैदान में उतार सकती है। बड़ा मलहरा में लोधी वोटर सबसे ज्यादा है। इसको लेकर अभी पार्टी को आखिरी फैसला करना है। मिली जानकारी के मुताबिक जिन 9 सीटों पर सिंगल नाम तय माने जा रहे हैं, उनमें जौरा से पंकज उपाध्याय, सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा, मुरैना से राकेश मावई, ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार, पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला, मुंगावली से बाई साहब यादव, सुर्खी से पारुल साहू, मानधाता से नारायण सिंह तोमर, सुवासरा से राकेश पाटीदार का नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के पास दरअसल बिकाऊ प्रत्याशी है और कांग्रेस के पास जो है वो टिकाऊ प्रत्याशी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उन प्रत्याशियों को टिकट दिया है और उन्हीं को वो टिकट देगी जो जनता के प्रत्याशी, जिनको जनता पसंद करती है। अगले
कुछ दिनों के अंदर में हमारे बाकी सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर देगी। इसकी पूरी संभावना है। हाईकमान से चर्चा हो रही है और चर्चा जैसे ही पूर्ण हो जाएगी, विचार मंथन पूर्ण हो जाएगा, कांग्रेस की नई अगली सूची जारी हो जाएगी। कांग्रेस ने जब से 15 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, पार्टी में लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कई जगह तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवारों के पुतले तक फूंक दिए। यहाँ तक कि दिग्गज नेता महेंद्र बौद्ध ने पार्टी छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया। ऐसे में जाहिर है कि कांग्रेस को अपने 13 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करने से पहले कड़ी मशक्कत के दौर से गुजरना पड़ेगा। कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी कि पहली सूची की तरह दूसरी सूची को लेकर भी विरोध के स्वर उठे। हालांकि बीजेपी में भी कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को लेकर नाराजगी साफ देखी जा रही है। नाराज नेताओं को मनाने के लिए अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। अब इन सब के बीच उपचुनाव से पहले देखने वाली बात ये होगी कि दोनों दल कैसे अपने नाराज नेताओं के बीच संतुलन और सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। वो चुनाव ही क्या जिसके पहले सीटों को लेकर पसोपेश वाली स्थिति ना बने, पेंचबाजी ना हो। वो चुनाव ही क्या जिसके पहले प्रत्याशियों की घोषणा होने के बावजूद विरोध के स्वर न उठें, किसी खास को आगे लाने की कोशिश ना की जाए, बहुत ज़्यादा मगजमारी की स्थिति ना बने। वही स्थिति मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दिख रही है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी। भटनागर जी, मेरा पहला सवाल आपसे, 13 का फिगर वैसे भी अपशकुन वाला माना जाता है। अगर किसी के ऊपर इस तरीके का 13 जैसा कोई संकट आ जाए तो कहते हैं कि वो किसी ज्योतिष शास्त्री या पंडित के पास भागता है। 13 का फिगर कांग्रेस के गले की फांस बना हुआ जैसा भी हमने देखा, और कमलनाथ को अब इसका निदान निकालने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। इतनी बड़ी पसोपेश की आखिर ये वजह क्या हो सकती है? देखिए रत्नाकर, कांग्रेस का पसोपेश ये है कि उसके पास सीटों पर जीतने लायक उम्मीदवार ही नहीं है, और जीतने लायक तो बात छोड़ दीजिए, खड़े करने के लिए उम्मीदवार नहीं है। सबसे हम देख रहे हैं कि वो बीजेपी के लोगों को जो बीजेपी से बगावत कर दे, आ जाए और चुनाव लड़ ले, तो उनको थोड़ा बहुत उम्मीद लग रही कि कहीं कुछ हम फाइट में आ सकते हैं। चाहे हमने देखा अभी हाल जो पिछली जो लिस्ट जारी हुई थी, तो उन्होंने प्रेमचंद गुड्डू पे भरोसा किया। सावेर में तुलसी सिलावट के खिलाफ जो पहले कांग्रेसी थे, बाद में बीजेपी में आए, फिर वापस कांग्रेस में चले गए। सतीश सीकरवार को उन्होंने उम्मीदवार बनाया ग्वालियर में, जो पिछला चुनावी 18 का बीजेपी से लड़े थे, और अब वो इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। कन्हैयालाल अग्रवाल पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, बीजेपी ने उनका टिकट काटा था, इस बार वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। तो लगभग अधिकतर जगह ऐसी स्थिति अभी भी कांग्रेस के सामने समस्या यही है कि बदनावर जैसी सीट पे लोकल में कोई उम्मीदवार नहीं है, किसे उम्मीदवार बनाए। भंवर सिंह शेखावत के बारे में चर्चा चल रही है, लेकिन भंवर सिंह शेखावत जनसंघ के ज़माने के कट्टर संघी टाइप के भाजपाई हैं, तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि वहाँ पे कोई इस तरह का चमत्कार कांग्रेस के पक्ष में हो जाएगा। तो कुल मिला के कांग्रेस को हर जगह ये संकट का सामना करना पड़ रहा है। फिर कई जगह उसके नेताओं के बीच में विवाद की स्थिति है। अब जैसे मेहगांव सीट है, तो वहाँ पे चौधरी राकेश चतुर्वेदी या सत्यदेव कटारे के जो सुपुत्र हेमंत कटारे, वो उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर गोविंद सिंह चाहेंगे कि वहाँ कोई लोधी उम्मीदवार चुनाव लड़ ले, जो उनका कोई भांजा भतीजा जो भी है, जैसा आपने रिपोर्ट में बताया, तो वो संभव नहीं है। वहाँ पर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का चुनाव होता है। तो अब अगर ठाकुर उम्मीदवार बीजेपी से ऑलरेडी है, जो कांग्रेस छोड़ के आए हैं, मंत्री हैं ओपीएस भदौरिया, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब कांग्रेस के पास ऑप्शन में यही है कि वो एक ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारे, और ब्राह्मण उम्मीदवार के तौर पे वहाँ पर राकेश शुक्ला जो पहले बीजेपी के विधायक रहे हैं, उन पे कांग्रेस आस लगा रही है। राकेश चतुर्वेदी कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से फिर कांग्रेस, और हेमंत कटारे का नाम है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को चयन में बड़ी समस्या इसलिए है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं, वो लंबे समय से वहाँ पर उन स्थानों पर चुनाव लड़ रहे थे, और नया नेतृत्व वहाँ कांग्रेस का कोई तैयार ही नहीं हो पाया था। बीजेपी के लिए बड़ा स्पष्ट सा था मामला कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर आए हैं, उनसे कमिटमेंट था उनका कि उन्हीं को चुनाव लड़ाएंगे। तो वहाँ उम्मीदवारों को लेकर इतनी ज़्यादा विवाद की कोई स्थिति नहीं है।
जो असंतोष पार्टी के अंदर बीजेपी में था उसको थामने के लिए बीजेपी सक्रिय है, मैदान में प्रयास कर रही है। जैसा आपने शिवराज सिंह चौहान ने कहा भी कि भाई हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है और उम्मीदवार काम कर रहे हैं, तो पार्टी भी काम कर रही है, उम्मीदवार भी काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस के सामने भी समस्या बाकी है। जी जी प्रकाश जी, अब जो बात आपने कही इसी को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल लेते हैं। एक स्वाभाविक सी बात दिमाग में आती है, जो आपने मेहगांव सीट को लेकर जो जिक्र किया कि चौधरी राकेश सिंह, हेमंत कटारे का नाम चल रहा है, डॉक्टर गोविंद सिंह की कोशिश है कि वहाँ से किसी लोधी उम्मीदवार को टिकट दे दिया जाए। दो नाम जो हैं जो प्रमुखता से चल रहे हैं, उनमें एक नाम क्या कुछ आश्चर्य में नहीं डालता कांग्रेस के सामने की स्थिति को, संकट को स्पष्ट नहीं करता? हेमंत कटारे जो कि अपने पिछले कार्यकाल के दौरान एक वजह से, एक बहुत बड़े स्कैंडल की वजह से जो जिनकी इतनी किरकिरी हुई थी, पूरी कांग्रेस पार्टी को बहुत असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था। अगर अभी भी उनके नाम पर कांग्रेस विचार कर रही है तो क्या ये दिखाता है कि इस पार्टी के पास वाकई एक, अगर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को हटा दिया जाए तो इसके अलावा कोई और काबिल उम्मीदवार दिख ही नहीं रहा पार्टी को वहाँ पर? देखिए, रत्नाकर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी भी क्यों, वो चलती विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पार्टी को झटका देके बीजेपी में शामिल हो गए थे। वो क्या कम गुनाह था? जो जिन मामलों में विवादास्पद हेमंत कटारे हैं, उससे बड़ा विवाद कांग्रेस के लिए मुझे लगता है वो है। फिर दूसरी बात, आप तीसरा नाम जो मैं बता रहा था राकेश शुक्ला का, वो तो बीजेपी में लंबे समय से विधायक रहे, बाद में पार्टी ने उनका टिकट काटा। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के कांग्रेस के अंदर इस तरह की काफ़ी सारी समस्या हैं और उनका समाधान खोजना कांग्रेस के लिए बड़ा कठिन है। ठीक, प्रभु जी अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। शिवराज सिंह चौहान को भी हमने कुछ देर पहले सुना और जो उनसे सवाल पूछा गया था उसकी एक चीज़ जो है थोड़ा पंचलाइन जैसी लगती है कि अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा आप कब तक करेंगे? ये अधिकृत वाला पेज आपको क्या लग रहा है? आप पे प्रत्याशी अगर डिक्लेयर्ड है पूरी तरीके से तो उसको एक अधिकृत का जामा पहनाने में क्या कोई हिचक वाली स्थिति देख रहे हैं आप बीजेपी के सामने अभी? देखिए रत्नाकर, इसमें हिचक की कोई बात नहीं है, जैसा शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं और जैसा कि पूरा एकदम सतह पर स्पष्ट है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए वो इसी शर्त के साथ उनने इस्तीफे देकर आए थे कि उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाया जाएगा। इसीलिए उनमें से 14 मंत्री बनाए गए। जो पिछली सरकार में यदि हम देखें तो कमलनाथ सरकार में सिंधिया कैंप के 6 मंत्री थे, अब जो आए हैं उसमें 14 मंत्री हैं। तो ये जो कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है, तो वही चीज़ को शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि सवाल हुआ है कि आप कैंडिडेट कब डिक्लेयर करें। उन्होंने कहा हमारे कैंडिडेट तो सामने ही हैं सब, क्योंकि उनको डिक्लेयर करने की एक भारतीय जनता पार्टी की अपनी परंपरा होती है कि जब चुनाव की आचार संहिता घोषित होगी, अधिसूचना जारी होगी, उसके पहले उस दौरान फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक होगी, वो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, वो सूची फाइनल होगी। लेकिन कैंडिडेट उनकी सड़क पर आ गए हैं। आप ये देखिए कि जो मंत्रियों को, जिन मंत्रियों को चुनाव लड़ना है वो भोपाल नहीं आ रहे हैं, अपने क्षेत्र से बैठकर वर्चुअल कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। वो अपने क्षेत्र की सभाओं में जा रहे हैं, जगह जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वो बाकायदा चुनाव मैदान में उतरे हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनको अपनी पकड़ को और मजबूत करना है, क्योंकि वो एक दल का आवरण लेकर अभी तक चुनाव मैदान में उतरते थे, वो हाथ का पंजा दिखाते थे कि इसको वोट दीजिए, कमल की निंदा करते थे वो। अब उनको पंजे की निंदा करना है, कमल की तारीफ करना है और उनको अपने आप को रवा भी करना है कि कहीं वो उनका स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए। तो इसलिए वो अभी से चुनाव मैदान में है, लोगों के बीच जा रहे हैं, अच्छाइयाँ बता रहे हैं अपने 5-6 महीने के कार्यकाल की और पिछली सरकार की खामियां गिना रहे हैं। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जब अधिकृत होंगे, जब बी फॉर्म मिलेगा तभी आमतौर पर अधिकृत होता है। ए फॉर्म बी फॉर्म होते हैं 2 फॉर्म। ए फॉर्म होता है जो पार्टी देती है कि हमारे उम्मीदवार है, जो नाम डिक्लेयर करने के बाद एक बी फॉर्म दिया जाता है कि हाँ भाई यही अधिकृत है। तो तब तक तो कोई अधिकृत नहीं है। अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने के पहले यदि पार्टी उतार रही तो ये बिल्कुल तय है। शिवराज सिंह जो कह रहे हैं कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो यही रहेंगे, इनकी जगह कोई और नहीं आने वाला। जैसा भटनागर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस दांव उन पर खेल रही है जो पिछला चुनाव इनसे हारे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो वो हो सकता है कांग्रेस में जाकर वो अधिकृत प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से डिक्लेयर हो सकते हैं, वो जैसा कि कुछ नाम हम चला भी रहे हैं। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से अब उनकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। उनको इन्हीं जो उम्मीदवार हैं भाजपा के, या जो मंत्री हैं या जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से आए हुए, इन्हीं का सहयोग करना है। यदि भाजपा में है तो इनको ही जिताने के लिए उनको काम करना है। और भाजपा की एक अपनी लाइन है, जो भीतरघात करेगा या जो असहयोग करेगा पार्टी उसको किनारे भी लगाती है। तो वो उनके पास एक खतरा भी उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। जी जी प्रभु जी, अभी आपने एक बहुत सही बात कही कि आवरण जो उनको नया धारण करना पड़ा है और आपने उसके साथ स्लिप ऑफ टंग की आशंका भी जताई उन लोगों के लिए। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की
चुनाव प्रचार, मतलब तमाम शैलियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हमेशा से रहा है, लेकिन और उसी में प्रमुख होता है चुनाव प्रचार की शैली, चुनाव मैनेजमेंट की शैली। तो जो लोग सालों साल कांग्रेसी तरीके से, कांग्रेसी मैनेजमेंट कह लें, कांग्रेसी परंपरा कह लें, परिपाटी कह लें, उस तरीकों से चुनाव लड़ते चले आ रहे थे, और जिन्हें अब भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहा है, उनके लिए अपने आप को इन परिस्थितियों से एडजस्ट करना कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए रत्नाकर जी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी में जो ये लोग आए हैं, यदि हम इनकी बात करें तो एक कांग्रेस में अलग अलग छत्रपों में बटे हुए लोग थे। तो 16 तो सीधे सीधे सिंधिया खेमे के हैं। वो एक उनको चुनाव की बेतरनी उनको पार कराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। वो सिंधिया महाराज के सिवा वो किसी को भाव नहीं देते। तो वही हाल उनका यहाँ पर भी है, लेकिन अब उनको साथ में प्लस करना है शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्लस करना है उनको। तो वो कोशिश यहाँ पर वो कर रहे हैं, क्योंकि नई जगह पर आए हैं, नए कैलिबर में आए, तो यहाँ पर भी उनको भाईचारा दिखाना ही पड़ेगा। अंदर खाने चाहे जैसा भी हो, यदि चुनाव मैदान पे उतरना है तो वो तो उनको करना ही पड़ेगा। जो स्लिप ऑफ टंग की बात मैंने इसलिए कही है कि सुर्खी से जो भाजपा के उम्मीदवार हैं संभावित, जो कि मंत्री भी हैं, वो अपनी एक यात्रा के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल चुके हैं। तो तुलसी सिलावट का भी ऐसा स्लिप ऑफ टंग हो चुका है। तो ये इन नेताओं के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है कि वो सालों तक जिस पार्टी को कोसते रहे, अब उनको उसकी तारीफ करना है। तो रत्नाकर जी, आप भी कोशिश करके देखिए, स्लिप ऑफ टंग यहाँ पर होता है, जीभ जो है मुड़ती नहीं है आसानी से। तो ये परेशानी उनको झेलनी पड़ेगी, और बहुत पकी उम्र के नेता हैं बहुत सारे, तो उनको इस चीज़ें सीखने में बड़ा समय लगेगा। तो इसलिए उनके साथ खतरे बहुत सारे हैं इस पूरे मैदान में। तो ये उनके लिए बड़ी कोशिश करने का समय है, बड़ा संभल कर चलने की उनके लिए बात है। होमवर्क जैसी स्थिति नज़र आ रही है कि होमवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा मैदान में निकलने से पहले। भटनागर जी, पटेरिया जी, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनिए इस विषय पर उनका क्या कहना है। कांग्रेस के सामने 3 बड़ी चुनौतियां आएंगी उपचुनाव में। जिस हिसाब से आयाराम गयाराम की राजनीति चल रही है और कांग्रेस भी उसी दौड़ में शामिल हो गई है, तो उसके सामने पहली चुनौती तो ये आएगी कि कांग्रेस को हमेशा से एक मुश्किल आई है, चुनाव से ज़्यादा उम्मीदवार का चयन उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। कभी भी जितना आप इतिहास उठा के देखेंगे तो कांग्रेस में किसी भी उम्मीदवार को उनकी ही पार्टी के लोग, जो दूसरे नेता, जो दूसरे दावेदार हैं, बहुत आसानी से कबूल नहीं करते हैं। तो पहली तो एक वो चुनौती है, चयन की चुनौती है। दूसरी चुनौती ये है कि वो उम्मीदवार किसका है। जो छोटे छोटे टापू जो बने हुए हैं कांग्रेस में, द्वीप बने हुए हैं, कि दिग्विजय सिंह का उम्मीदवार है या कमलनाथ का उम्मीदवार है या कि गोविंद सिंह का उम्मीदवार है, ग्वालियर चंबल संभाग में एक और ध्रुव बन रहा है धीरे धीरे। तो वो एक चुनौती उम्मीदवार को भी और कांग्रेस को भी निपटना पड़ेगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि उनके पास जो बीजेपी से कांग्रेस में जो उम्मीदवार आए हैं, तो उसके लिए कांग्रेस के जो स्वाभाविक दावेदार थे, किसी भी स्तर पे, द्वितीय श्रेणी के नेता थे, तृतीय श्रेणी के नेता थे, लेकिन वो जब पहली पंक्ति के नेता अगर बीजेपी में चले गए थे तो स्वाभाविक दावेदार खुद को मान रहे थे। उनके सामने अचानक से रातों रात सुर्खी में पारुल साहू आके खड़ी हो जाती हैं या डबरा में सुरेश राजा आके खड़े हो जाते हैं, तो वो खुद भौचक है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो बीजेपी के साथ एक फ़ायदा ये रहा उसमें कि बीजेपी के जो भी नेता थे उनको 5 महीने 6 महीने पहले ये पता चल गया था कि जो कांग्रेस से दल बदल करके आए हैं वो ही अगले 25-26 उपचुनाव जो होना है उसमें वो ही दावेदार होंगे। तो उनका एक माइंडसेट था, और जो छोटा मोटा असंतोष था या अभी भी है, तो बीजेपी के पास कम से कम 5 से 6 महीने का एक वक्त मिला उनको पैचवर्क करने का, समझाइश का, मनाने का, रूठने का, जो भी था वो। लेकिन कांग्रेस के पास वक्त नहीं है। कांग्रेस आज किसी को बीजेपी से कांग्रेस में ला रही है और कल उम्मीदवार बना रही है, तो वो जो एक बड़ा वर्ग कांग्रेस का असंतुष्ट होगा, जो कि अपनी ही पार्टी के नेताओं से संतुष्ट नहीं होता है, वो बीजेपी से लाए गए इन उम्मीदवारों से कैसे संतुष्ट होगा, कांग्रेस कैसे उस पर काम करेगी इतने कम वक्त में, जबकि चुनाव बमुश्किल 1-1.5 महीने दूर है। ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने, और इसी का नुकसान उनको उपचुनाव में होने वाला है। उन्होंने बीजेपी वाला ट्रैक पकड़ तो लिया है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को ला के और टिकट दे दो, लेकिन कांग्रेस के और बीजेपी के जो संगठन है, जो संगठनात्मक ढांचा है, उसमें बहुत बुनियादी फ़र्क है। बीजेपी के पास एक बड़ी लेयर होती है, 3-4 बैरियर होते हैं जहाँ पे वो अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को समझा सकते हैं। कांग्रेस के पास अभी सिर्फ कमलनाथ हैं, बैरियर हैं तो वो हैं और बैरियर नहीं हैं तो वो हैं। तो इसलिए उपचुनाव में कांग्रेस को ये एक बड़ी चुनौती। तो वापस चलते हैं स्टूडियो की तरफ। भटनागर जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, अभी उपचुनाव को लेकर जो माहौल चल रहा है, अभी ललित उपमन्यु जी ने भी, जो हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई कांग्रेस को उसमें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और वैसे भी
जो उपचुनावों को लेकर जो ट्रेंड अधिकतर नज़र आते रहे उनमें ये रहा है कि जो सत्तारूढ़ दल रहता है, जो रूलिंग पार्टी रहती है, अधिकतर नतीजे उसके पक्ष में ही जाते हैं। बावजूद इसके पिछले कुछ दिनों से जो हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की दनादन घोषणाएं, राहतों की, बिल्कुल जितना पानी नहीं बरस रहा है, जितना मानसून में जितनी बारिश नहीं हुई उससे ज़्यादा बारिश तो शिवराज सिंह चौहान ने राहतों भरी घोषणाओं की कर दी है। इसे देखकर याद आता है बिहार का पिछला विधानसभा चुनाव, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से खुद की प्रतिष्ठा पर उसको मानकर इसी किस्म की बिहार के लिए घोषणाएं कर रहे थे। दनादन उन्होंने घोषणाएं की थी, राहतों की बारिश कर दी थी वहां के लिए भी। तो क्या शिवराज सिंह चौहान ने पूरी तरीके से इस चुनाव को स्वयं की निजी प्रतिष्ठा का मसला बना लिया है, या ये ऐसा है ही? देखिए रत्नाकर, निश्चित तौर पे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और आगे भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहेंगे। प्रतिष्ठा से ज़्यादा उनके लिए मुख्यमंत्री बने रहना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि वो अपने मुख्यमंत्री पद को कंटिन्यू करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संगठन की कार्यशैली है उसके कारण उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान है कि जब आपने एक कमिटमेंट पूरा कर दिया तो वो अपने कार्यकर्ताओं को, जो खाटी जनसंघी भाजपाई हैं, उनको समझाने में, लाभी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं कि ये लोग अगर हमारे साथ आए हैं और सरकार का बने रहना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि सरकार का बने रहना ज़रूरी का जब आप में भाव आ जाएगा, वो 15 साल आप जब सत्ता में रह चुके हो तो सरकार में रहने के फ़ायदे क्या हैं, सरकार में रहने के नुकसान क्या हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी समझ गया है। तो इसलिए मुझे लगता है वहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं है। परेशानी कांग्रेस के साथ ये है कि कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार जब भी डिक्लेयर होगा, भारतीय जनता पार्टी से जो लोग गए हैं उन्हें तो हमेशा इस चीज़ की आदत रही है कि संगठन उनके लिए चुनाव लड़ता रहा है। लेकिन कांग्रेस में बिल्कुल उल्टा है। कांग्रेस में उम्मीदवार अपना चुनाव खुद लड़ता है, और वो चाहे 20 दिन पहले उसको टिकट मिले या महीने भर पहले टिकट मिले, लेकिन चुनाव उसको खुद लड़ना है, सारा चुनाव उसको खुद ऑर्गेनाइज करना है। जो भी उसकी टीम है वो उसकी टीम है। संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनका चुनाव में उतना योगदान नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हर एक का अपना योगदान फिक्स है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अंतर है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आ भी जाएंगे, चुनाव लड़ भी लेंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उनके साथ कल तक थे वो आज भी रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपने पार्टी छोड़ दी तो कार्यकर्ता आपको छोड़ देता। लेकिन कांग्रेस के अंदर तो हमने सिंधिया का बहुत बड़ा उदाहरण देखा है कि सिंधिया के साथ उनके पूरे समर्थक जो विधायक थे वो भी, और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी, यानी पूरी कांग्रेस पलटी मार गई विधायकों के साथ, क्योंकि कांग्रेस डिपेंड थी विधायकों के ऊपर। तो ये एक बड़ा अंतर है और वही कांग्रेस की असली परेशानी। जी जी प्रकाश जी, कुछ देर पहले बातचीत की शुरुआत में आपने जिक्र किया था भंवर सिंह शेखावत का, और आपने कहा कि वो खाटी संघी किस्म के व्यक्ति हैं और वो कांग्रेस में नहीं आएंगे जहाँ तक आपका अनुमान है। यहाँ एक छोटा सा सवाल ये उठता है कि व्यक्ति दल बदले चाहे नहीं बदले, लेकिन क्या दिल बदलने जैसी स्थिति भंवर सिंह शेखावत के साथ नहीं आ गई है? क्या सैबोटेज करने की स्थिति में रहेंगे वो या नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि भंवर सिंह शेखावत पार्टी से नाराज़ हो सकते हैं, निष्क्रिय हो सकते हैं, लेकिन सैबोटेज भी नहीं करेंगे और पार्टी छोड़ेंगे। ये बहुत ताज्जुब की बात होगी अगर ऐसा कोई निर्णय वो लेते हैं। वो या दीपक जोशी का जो चर्चा चल रही है, अब दीपक जोशी का तो सवाल इसलिए नहीं उठता कि वहाँ कांग्रेस अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर चुकी है, तो किस कंडीशन में दीपक जोशी कांग्रेस में जाना पसंद करेंगे, ये बड़ा मतलब मुश्किल सा सवाल है। लेकिन वो भी परंपरागत तौर पे उनके पिताजी का नाम भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में जुड़ा हुआ है, भंवर सिंह शेखावत भी एक ऐसा ही नाम है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के पास उम्मीदवार न होना, ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कमलनाथ, वो कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं कि लोहे से लोहा काट रहे हैं। अभी कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे पास टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। अब आप जिनको बाहर से ला रहे हो वो कैसे टिकाऊ हो सकते हैं, या वो बिकाऊ? जब आपके खुद के लोग बिकाऊ हो गए, टिकाऊ नहीं रहे, तो अब जो इनको बाहर से ला रहे हैं उनके बारे में आप गारंटी कैसे ले रहे हो? ये बड़ी ताज्जुब की बात है। जी प्रभु जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। जो भी बात चली दीपक जोशी या भंवर सिंह शेखावत को लेकर, तो आशंकाएं इस किस्म की निश्चित रूप से भाजपा को भी सता रही होंगी कि भाई सबोटेज जैसी स्थिति ना बन जाए।
अभी ललित उपमन्यु जी ने भाजपा के संगठन का उदाहरण दिया और कहा कि भाई उसका एक अपना तरीका होता है। तो ये जो स्थितियां जो बन रही हैं, क्योंकि भाजपा में कहा जा रहा है कि जो लोग कांग्रेस से आए उनको लेकर नाराज़गी है, या सांची को लेकर भी कहा जा रहा है कि मुदित शेजवार, डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार नाराज़ चल रहे हैं, वहाँ पर उनके मुदित को टिकट न दिए जाने से। तो इन सारी स्थितियों में क्या भारतीय जनता पार्टी, आज तक तो ये था कि वो कुछ अपने परंपरागत तरीकों से इस तरीके का असंतोष पर काबू पा लेते थे, और लेकिन अब क्या उन्हें कुछ नई रणनीति के तहत इस दिशा में काम करना होगा? देखिए रत्नाकर जी, जैसा भटनागर जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नेता यदि चला जाए तो भी कार्यकर्ता उसके पीछे नहीं जाते हैं। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन यदि हम देखें तो पिछले जो यदि हम 2 दशक की जो राजनीति है प्रदेश की, उसमें बड़ा एक परिवर्तन ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 साल सत्ता में रही, अब फिर सत्ता में 6 महीने से। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और यदि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता की तुलना करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भी सत्ता की मलाई चखी है, भाजपा का कार्यकर्ता तो सत्ता की पूरी चाशनी में डूबा हुआ है। तो उसको वो स्वाद मालूम है, उस चाशनी से बाहर नहीं जाना चाहता वो। तो इसलिए वो पूरी मेहनत ये करेगा कि वो अपनी पार्टी को बचा के रखे। और दूसरी बात एक ये है कि कांग्रेस में चुनाव जो है इन्हीं 15 सालों में लक बाई चांस की श्रेणी में लड़े जाते रहे। कमलनाथ जी ने जो 2018 का चुनाव लड़ा था वो भी लक बाई चांस ही था कि वो बाई लक सत्ता तक पहुंच गए थे। अभी भी लगभग उसी स्थिति में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप देखिए शिवराज सिंह चौहान एक दिन में 3 से 5 सभाएं कर रहे हैं, आप ही बता रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि वो एक जगह पर 300 करोड़ 500 करोड़ की घोषणाएं कर रहे हैं। कमलनाथ जी की एक सभा हो जाए या एक जगह पर पहुंच जाए वही बड़ी बात है। तो ये अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक जगह पूरा मेहनत हो रही है भाग्य को बदलने के लिए, या उनके पास जो अर्जित हुआ है भाग्य से उसको बरकरार रखने के लिए, और दूसरी जगह भाग्य से कुछ मिल जाए इसलिए हाथ पर हाथ धरकर बैठने की स्थिति वाली बनी हुई है। जी प्रभु जी, आपके बात से जाहिर है कि कांग्रेस में थोड़ा सा लक के फैक्टर पर भी मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और बीजेपी कर्म की तरफ बढ़ रही है। आपने सुना अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी को। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो सिनेरियो अब तक सामने आ रहा है उसमें यही नज़र आ रहा है कि कांग्रेस तमाम पहलुओं को लेकर अभी भी असमंजस या कमज़ोरी की स्थिति में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों से लेकर, शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि हमारे तो प्रत्याशी घोषित हैं, यानी तमाम मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी निर्णायक बढ़त लेकर आगे चल रही है। इस सब के बीच आने वाले दिनों में राजनीतिक घमासान के और भी दृश्य देखने मिलेंगे, जिनसे हम लगातार समीक्षात्मक अंदाज में आपको रूबरू कराते रहेंगे। अब दीजिए रत्नाकर त्रिपाठी को इजाज़त, नमस्कार।